रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले पाकिस्तान को उसकी भाषा में समझाया गया, लेकिन हमारी नीति स्पष्ट है कि हमने लाहौर बस यात्रा की थी, लेकिन पाकिस्तान इस भाषा को नहीं समझा। अब हमने उन्हें बालाकोट स्ट्राइक की भाषा समझाई, लेकिन आज भारत विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर है। लेकिन इन सब के बीच रक्षा मंत्री बोले अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई प्रॉक्सी वर्क करती है। ये मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है जो किसी भी हद तक जा सकता है। हम शांति के प्रयास करना जानते हैं, लेकिन अशांति फैलाने के लिए हाथ उखाड़ना भी जानते हैं। हमने भगवान कृष्ण से सीखा है कि धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठाना पड़ता है। अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया, भगवान कृष्ण और धैर्य शौर्य देना सिखाते हैं। अब इन सब के बीच पक्ष विपक्ष का क्या वार होता है हम आपको जरूर बताएंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ दीक्षा, प्राइम न्यूज़। ऑपरेशन महादेव नाम जितना प्रभावशाली है, इसके नतीजे उससे भी कहीं ज्यादा निर्णायक है। श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। ये वही आतंकी थे जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल थे। ये कार्रवाई एक मुठभेड़ नहीं बल्कि एक मिशन थी। मिशन उन 26 लोगों की जिंदगियों के न्याय के लिए जो पहलगाम की वादियों को, खूबसूरत वादियों को देखते देखते जिनकी जिंदगियां छीनी गई थी। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव दिया गया और जो कि आतंकियों के लिए गेम ओवर साबित हुआ। 22 अप्रैल 2025 तारीख, जिसने देश भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया था। जो अपनी छुट्टियां बिताने पहलगाम की वादियों में आए थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये छुट्टियां उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगी। अब 96 दिन बाद भारतीय सेना ने उस दर्द का जवाब दिया है। ये कार्रवाई सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि इंसाफ का संदेश है कि भारत अपने लोगों की कुर्बानियों को भूलेगा नहीं बल्कि उनका जवाब देगा। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मैं स्वाति सिंह, नोएडा, प्राइम न्यूज़। पिछले काफी लंबे समय से एसआईआर का मुद्दा जो है उस पर सियासत भी गरमाई हुई है और इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने भी है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई और साफ तौर पर चुनाव आयोग पर सवाल यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखे गए। हालांकि इस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, लेकिन जो सवाल रखे गए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड, इन सारी चीज़ों का क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अगर फर्जीवाड़े की बात है तो किसी भी प्रक्रिया के तहत देश में फर्जीवाड़ा करवाया जा सकता है। किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी करवाना आज की डेट में इतना मुश्किल नहीं है जो ईपीआईसी का दावा बार बार यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में ये भी जो बड़ी 25 जून से लेकर 27 जून तक जो पहले चरण की पुनरीक्षण किया गया एसआईआर में और मतदाताओं की सूची में 7.24 लोगों ने फॉर्म भरा। ऐसे में उसमें से 36 लाख लापता पाए गए, 22 लाख लोग मृत घोषित कर दिए गए और 7 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे पाए गए हैं जिनके 2 जगहों पर पते पाए जा रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर आज भी जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई उससे पहले विपक्ष ने जमकर निशाना साधा और विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई, क्योंकि विपक्ष साफ तौर पर मांग कर रहा है कि चुनावों से पहले अगर इस प्रक्रिया को लाया जा रहा है, पहले क्यों नहीं लाया गया। कुछ राजनीतिक संदर्भ इस मामले को लेकर विपक्ष यहाँ पर कहीं ना कहीं आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है सरकार पर कि राजनीतिक लाभ के लिए ये एसआईआर का जो मुद्दा उठाया उसको चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल करके इसको उठाया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष ने आज भी मांग की, इससे पहले भी विपक्ष मांग कर रहा था और विपक्ष आगे भी मांग कर रहा है, क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र जारी है। बिहार विधानसभा में भी एसआईआर की भेंट पूरा सत्र चढ़ गया क्योंकि भारी हंगामा विपक्ष ने किया। ऐसे में मॉनसून सत्र के दौरान भी लोकसभा राज्यसभा में भारी हंगामा आज भी देखने को मिला और सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष साफ तौर पर मांग कर रहा है एसआईआर को लेकर चर्चा करने की, लेकिन सरकार साफ तौर पर स्पष्टता के साथ ये बात रख रही है कि ये सिर्फ पुनरीक्षण जो फर्जीवाड़े करे जा रहे हैं या फिर जो लोग मर गए, जो लापता है, उनको बना के उनका नाम शामिल करके जो वोट वसूलने की कोशिश विपक्ष करेगा उसको नहीं होने दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने के लिए इस पुनरीक्षण की बात कही थी। मैं प्रियंका चावला, कैमरामैन सौरभ के साथ, प्राइम न्यूज़, नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। यूपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ और उन्होंने ये नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस रिकॉर्ड को अपने नाम लिया था। वो पहले मुख्यमंत्री थे, वो सबसे लंबे समय तक बतौर सीएम रहे थे, लेकिन इसके बाद अब जाकर सीएम योगी ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम लिया है और
सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वही बता दें आपको कि योगी आदित्यनाथ 2017 में पहली बार सीएम बने थे, उसके बाद दूसरी बार 2022 में बतौर मुख्यमंत्री बने थे। वही अगर बात करें उनकी राजनीतिक शुरुआत की तो 1998 में उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई थी, उसके बाद 2017 में वो बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने हुए थे। वही आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 8 साल 132 दिन का जो कार्यकाल है वो पूरा कर लिया है। वहीं इस रिकॉर्ड के बनने के बाद विपक्ष भी निशाना साध रही है। वहीं बता दें आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और योगी सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो योगी सरकार है वो सिर्फ दिखावे का काम करती है और सारा श्रेय ले लेती है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं सिमी सोनी, प्राइम न्यूज, नोएडा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने आज रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब डॉक्टर रमन सिंह बोझ बन चुके हैं, उन्हें दिल्ली भेज देना चाहिए। वे दिल्ली में ही मोदी जी की जी हजूरी कर अपनी आगे की राजनीतिक जीवन को जीवित रख सकते हैं। दरअसल हाल ही में डॉक्टर रमन सिंह लगातार छत्तीसगढ़ की राजनीति में विधानसभा अध्यक्ष होने के बावजूद काफी सक्रिय हैं, जिसको लेकर के दीपक बैज ने उन पर तीखा हमला बोला है। संदीप करिहार, प्राइम न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन था। सोमवार को आज विधानसभा शुरू हुई, राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई थी और वहां पर जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में जो मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखने को मिला। कांग्रेस ने गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की और गिरगिट की जो तख्तियां लेकर वहां पहुंचे और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। 27% जो ओबीसी आरक्षण था उसको लेकर गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। वही देखना अभी होगा कि कांग्रेस किस तरह से हमलावर होती है। दूसरा अगर देखा जाए तो जो प्रश्नों की संख्या है मध्य प्रदेश में, जो विधानसभा है उसमें करीब 3377 प्रश्न जो आए हैं। इनमें से जो ऑफलाइन संख्या है इसमें 1301 ऑफलाइन संख्या है, कुछ बाकी जो है ऑनलाइन प्राप्त हुए। इनमें से कुछ 226 ध्यानाकर्षण लगे हैं। अशासकीय संकल्प की संख्या देखी जाए तो करीब 23 है और शून्यकाल की जो संख्या है वो 65 प्राप्त हुई है। वहीं अगर विधायकों के नियम और 139 की सूचना 139 के तहत सूचना दी गई है, एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी संविधान सचिवालय को दी गई है। इस सत्र में 3 सरकारी विधेयक भी पेश किए जाएंगे। अगर देखा जाए तो कल कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट लाया जा सकता है, ये ऐसी उम्मीद जताई जा रही है चूंकि कल कैबिनेट की बैठक है और विधानसभा भी है। लिहाजा दोनों को देखते हुए कल जो अनुपूरक बजट की पेश की हो सकती है। दूसरा, आज जो विधानसभा थी आज कल तक के लिए 11 बजे तक के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है। अब कल 11 बजे के बाद अपने ये कांग्रेस विधानसभा शुरू की जाएगी। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल पर टिप्पणी करने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है। हालांकि आक्रोश लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हजरतगंज कोतवाली पहुंचे हैं और हजरतगंज कोतवाली में पहुंच करके बाकायदा मौलाना के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं। ये पीछे हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हालांकि जिस तरीके से देखा जाए मोहम्मद इखलाक हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार मौजूदा सरकार का जवाब भी देते रहे। बीते दिनों समाजवादी पार्टी की तरफ से जो होर्डिंग लगाई गई थी, अखिलेश यादव जब मस्जिद गए थे उस मस्जिद के बाद राजनीतिक गलियारा काफ़ी गर्माता रहा। होर्डिंग जब लगी उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश मोहम्मद इखलाक ने दिया था और आज मोहम्मद इखलाक जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो बाकायदा मौलाना के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को जिस तरीके से टिप्पणी की गई है डिंपल जी पर? देखिए, ये मामला बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। छोटी मोटी बात तो समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हो सकता है कि उनको सोचने समझने की इच्छा कम हो, मगर ऐसी बात बोलना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो मौलाना मानसिक तौर पे बीमार है। और उनको मौलाना कहना इस्लाम धर्म में कहीं ना कहीं एक चीज़ हो जाती है कि उनको मौलाना ऐसे लोग को कहना ही नहीं चाहिए। रसीदी कहिए, उनको साजिद कहिए, मौलाना कह के उन तमाम मौलाना का भी अपमान है जो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी बातें करते हैं, देश और समाज को जोड़ने की बात करते हैं।
रशीदी ने जो बयान दिया ये कहीं से बर्दाश्त के काबिल नहीं था। समाजवादी पार्टी उनको मौका भी दिया, माफ़ी मांग ली, नहीं मांगी तो अब हम लोग संविधान के नाते हम लोग कानूनी हक की लड़ाई लड़ेंगे, उनको मुकदमा लिखा के जेल भेजने का काम करेंगे। सरकार से भी और प्रशासन से भी हम निवेदन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो भी किसी भी धर्म समाज का हो उसके खिलाफ अगर ऐसी कोई बात बोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और एक संदेश देना चाहिए कि केवल समाजवादी पार्टी नहीं है, सरकार भी जो ऐसे धर्म और जात और मजहब को बांटने वाले लोग हैं उनके खिलाफ है। इसीलिए हम अल्पोगा हजरतगंज थाने में आए थे, इंस्पेक्टर साहब को एप्लीकेशन दी है और उनसे उम्मीद करते हैं ऐसे लोग खिलाफ मुकदमा करें और मुकदमा लिख के उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करें। तो बिल्कुल ये तहरीर समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई है। मोहम्मद इखलाक ने इंस्पेक्टर हजरतगंज को ये तहरीर दी है। अब देखना यही होगा कि इंस्पेक्टर हजरतगंज मौलाना के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार मौलाना की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। हालांकि आज अभी तहरीर दी गई है और मुकदमा कब तक कायम होता है ये देखना होगा। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। मानव तस्करी के खिलाफ नागपुर पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन शक्ति। महिला और बच्चों के तस्करी पर लगाम लगाने के लिए नागपुर पुलिस ने एक विशेष अभियान ऑपरेशन शक्ति शुरुआत किया है। इस अभियान के उद्देश्य मानव तस्करी व रैकेट्स को जड़ से खत्म करना और पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करना है। पुलिस ने इस अभियान के तहत शहर के विभिन्न होटल, स्पा, मसाज सेंटरों पर छापेमारी शुरू कर दी है। शुरुआती कार्रवाई में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और कुछ स्थानों से पीड़ित महिलाओं को भी मुक्त कराया गया है। इसके अलावा पुलिस द्वारा आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, मानव तस्करी की पहचान और उससे निपटने के उपायों पर जानकारी दी है। आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी इस वक्त जारी किया गया है, जिसमें पीड़ित या संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुंचाई जा सके। नागपुर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यह अभियान पूरी सख्ती और संवेदनशीलता के साथ चलाया जाएगा और इसमें आम नागरिकों की भी भागीदारी आवश्यक है। प्राइम न्यूज के लिए सुनील वैद्य, मुंबई। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। रायपुर के WRS कॉलोनी के बाद बिलासपुर में एक बार फिर से धर्मांतरण और प्रार्थना सभा भवन में हिंदू भाई बहनों को धर्म कन्वर्ट करने को लेकर के मामला सामने आया है, जिसको लेकर के राज्य सरकार की तरफ से भी एक बात कही गई कि सख्त से सख्त धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने भी इस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब राज्य में और केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी धर्मांतरण पर आखिरकार क्यों कानून नहीं आ पा रहा है। भाजपा के लिए धर्मांतरण केवल एक चुनाव जीतने का मुद्दा बन चुका है। संदीप करिहार, प्राइम न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। आज सावन का तीसरा सोमवार है और तीसरे सोमवार में जो है जल लेके भोले यहाँ पर आ रहे हैं। काफी भारी संख्या में 50 लोगों का जत्था यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ दिक्कत परेशानी रास्ते में आई, क्या है, जरा उनसे जान लें। जी, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कुमार जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हरिद्वार से। हरिद्वार से। कब गए थे और कब पहुंचेंगे? 20 तारीख को गए थे, 23 को जल भरा था। अब पहुंचेंगे पेड़ू की छत तक पहुंचेंगे। कहाँ जाएंगे? गोला गोकुलनाथ। गोला कितने किलोमीटर का सफर तय कर आ रहे हैं आप? 250 हरिद्वार से अब तक 250 किलोमीटर आ चुके हैं। 250। अब कितने और जाएंगे? 250 200 और। तीसरा सोमवार है, क्या कहेंगे? बस भोले की इच्छा है बस। क्या नाम है आपका? दीपू अंगवार। दीपू जी, कहाँ से जय लेकर आ रहे हैं? हरिद्वार। हरिद्वार से कहाँ जाएंगे? गोला गोकुलनाथ। रास्ते में किस तरह की तैयारियां देखने को मिली? सही है, सारी व्यवस्था बढ़िया है। प्रशासन की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सरकार की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कहीं कोई किसी दिक्कत नहीं, किसी तरीके की। सरकार की व्यवस्था बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कहाँ लेके जाएंगे कांवड़? गोला गोकुलनाथ, छोटी काशी। कहाँ से आ रहे हैं? हरिद्वार से। इस समय कहाँ हैं आप? रामपुर, अम्बेडकर पार्क। अम्बेडकर पार्क में। तो कब तक पहुँच जाएंगे वहाँ? वहाँ हम पहुँच जाएंगे अगले मंडे तक। अगले मंडे तक पहुँच जाएंगे। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। क्या कहेंगे, सावन का तीसरा सोमवार है? तीसरा सोमवार है, क्या कह सकते? किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, कोई परेशानी नहीं आई। व्यवस्था कैसी है रोडों पर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। योगी जी की व्यवस्था बढ़िया है? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूषण गंगवार है। मैं ग्राम चैनपुर, तहसील मिलक में रहता हूँ साहब। मैं धनेली प्रधान जी के बेड़ा में गया हूँ और मैं 16 बार गंगा जल हरिद्वार से भर के अपने गांव नंगे पानी चढ़ाया था प्रभु की कृपा से। अब की मैं 17वीं बार गोला गोकुलनाथ की संकल्प किया है और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। व्यवस्था बढ़िया और बहुत कुछ
दवाएं सही भी मिल रही थी, कोई परेशानी नहीं थी और चलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। वो भोले की कृपा है। कितने लोगों का जत्था गया था? करीब 55। 55 लोग गए थे। अब कहाँ जा रहे हैं? गोला गोकरनाथ छोटी कौन काशी। से मंदिर में चढ़ाएंगे जा? गोला गोकरनाथ छोटी काशी। क्या नाम है आपका? राजेश, कहाँ से आ रहे हैं? हरिद्वार से। पहली बार लेकर आ रहे हैं कांवड़ क्या? हाँ, पहली बार लेकर आ रहे हैं? कहाँ जाएंगे लेके? गोला गोकुलनाथ। अच्छा, कितनी दूर से आ रहे हैं? 250 किलोमीटर दूर से। 250 किलोमीटर। चलिए कुछ और लोग जरा बात कर लें। जी, क्या नाम है आपका? राजा जी, कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार। सावन का तीसरा सोमवार है, क्या कहेंगे? बढ़िया है, बहुत भीड़ है। क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही रोडों पर जो आप आ रहे हैं? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है। क्या कहना चाहेंगे योगी जी के लिए? क्या कहेंगे, फिर से योगी सरकार आएगी। तो व्यवस्था ही बढ़िया है। बहुत बढ़िया। चलिए। ना मैं तो यहीं बम अच्छा अच्छा, चलिए जो अलग अलग लोगों से भी बात हमने की और साफ तौर पर कह रहे हैं, हालांकि जल लेकर आ रहे हैं, 250 किलोमीटर का सफर तय कर आ रहे हैं यहाँ पे और रोडों पर, और उसके बाद पूरी व्यवस्था है, हर तरह की मेडिसिन से लेकर बिजली तक की, पानी की, हर चीज की व्यवस्था है, किसी तरह की कोई दिक्कत पे पर्चा नहीं आए। 55 लोगों का जत्था गया था ये, अब ये लौट रहा है, कल तक ये पहुंच जाएगा। अभी हमने उनसे बात की। रामपुर से प्राइम न्यूज के लिए रिजवान खान। गाजियाबाद में 14 साल की एक किशोरी की छठी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पूरा मामला गाजियाबाद के गुलबहर इंक्लेव सोसाइटी का है, जहां पर बीती रात करीब 12 बजे दो बहनें आपस में किसी भी बात को लेकर विवाद हुआ था, जहां दोनों बहनों की आपस में कहासुनी चल रही थी। इसी दौरान ग्रिल के पास खड़ी खुशी नाम की 14 वर्षीय किशोरी की जो नीचे गिर जाती है, और वहां आनंद फानंद जो सोसाइटी में गार्ड मौजूद थे वो मौके पर पहुंचे हैं, जिसके बाद में जो परिजन है वो छात्रा को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में उसे भर्ती कराया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते गए हैं। वहीं बात करें तो अभिषेक नाम के जो शख्स है वो अपने परिवार के साथ में गुलबहर सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ छठी मंजिल पर वो रहते हैं। इसी दौरान जो बात की जा रही है कि जो घर पे जो सौतेली माँ थी वो भी उस दौरान मौजूद नहीं थी, बावजूद इसके जो छात्रा है वो नीचे गिरती है। हालांकि पुलिस पूरे मामले में जांच की बात कर रही है। एडिशनल कमिश्नर का कहना है कि मामले में किसी तरह की अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है, शिकायत मिलेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जबकि पुलिस है वो इस मामले में पूरी जांच कर रही है और जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज, गाजियाबाद।